मुंबई लोकल ट्रेन में मारपीट का मामला सामने आया है। इस दौरान विरार दादर की लोकल ट्रेन के महिला डिब्बे के अंदर एक सीट को लेकर कुछ महिलाओं के बीच भीषण लड़ाई हो गई। इस घटना के दौरान कैप्चर किया गया वीडियो खूब सुर्खियां बटोर रहा है। लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर लोग धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं। वीडियो में महिलाओं को ट्रेन के अंदर एक दूसरे के बाल खींचते हुए देखा जा सकता है। एक महिला कांस्टेबल ने यात्रियों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश बेकार गई और वो घायल हो गया। ये देखिए कैसे ये दोनों महिलाएं भीड़ में भी एक दूसरे से मारपीट कर रही है। महिला यात्रियों का आरोप है कि ट्रेन से पहले मौजूद कुछ महिला यात्रियों ने दरवाजे को ब्लॉक कर रखा था। इसको लेकर पहले दोनों में काफी बहस हुई, उसके बाद नौबत मारपीट तक पहुँच गयी। महिलाएं फिल्मी स्टाइल में एक दूसरे से हाथापाई करती नजर आई। बता दें, इसके पहले भी ठाणे पनवेल में महिला यात्रियों के बीच जबरदस्त मारपीट की घटना सामने आई थी। धनबाद से बड़ी खबर है, जहां बीसीसीएल के विभिन्न कोल डंप में वर्चस्व को लेकर लगातार हिंसक झड़प होती रहती है। इस विवाद को खत्म कराने के लिए बरोरा थाना परिसर में त्रिपक्षीय वार्ता हुई, लेकिन ये वार्ता विफल हो गई। ऐसे में विधायक ढुल्लू महतो और कन्हई चौहान के समर्थक फिर आमने सामने आ सकते हैं और पूरे इलाके में खूनी संघर्ष की आशंका जताई जा रही है। कोलियरी से कोयला उठाव को लेकर बरोरा थाना परिसर में बाघमारा सीओ और जीएम के साथ पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे, लेकिन इस दौरान भी दोनों पक्षों के बीच तनातनी दिखी और दोनों पक्षों ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। हालांकि सीओ ने दोनों पक्षों में सहमति का दावा किया है। अंचलाधिकारी कमल किशोर सिंह ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता में सहमति बनी है। निर्णय लिया गया है कि सीरियल के अनुसार जो रजिस्टर्ड मजदूर है उसी मजदूर को लोडिंग करने का अधिकार दिया जाएगा। सीरियल से हटकर कोई भी कोयले से गाड़ी लोड नहीं करेगा। इस पर भी सहमति बनी है। इस रोती बिलखती महिला को देखिए, जिस पर अपने ही पति की हत्या का इल्जाम लगा है। महिला के ससुर ने ही उसे अपने पति का हत्यारा बना दिया। दरअसल दानापुर के फुलवारी शरीफ के एफसीआई रोड से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक युवक की मौत का आरोप उसकी पत्नी पर ही लगा है। मृतक के पिता का आरोप है कि उसकी बहू ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसके बेटे को छत से फेंक दिया। पिता ने थाने में अपनी बहू समेत 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें बहू पर हत्या का आरोप लगाया है। पिता के द्वारा दर्ज कराए गए एफआईआर में लिखा गया है कि उनकी बहू ने ही पूरी हत्या की साजिश रची और अपने पति को मार डाला। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले की तह तक पहुंचा जा सकेगा। वहीं आरोपी पत्नी खुद को बेकसूर बता रही है। उसका कहना है कि उसे जबरन फंसाया जा रहा है, जबकि वो खुद अपने पति की मौत के बाद सदमे में है। नेपाल में हुई बारिश की वजह से गंडक पहले ही उफान पर है, पर अब गंडक नदी कई निचले इलाकों में तेजी से कटाव कर रही है और नदी अपने साथ घर खेत सब कुछ बहा कर ले जा रही है। वहीं बगहा में गंडक नदी कई स्थानों पर तेजी से कटाव कर रही है। वार्ड नंबर 16 स्थित पारस नगर के पास बोल्डर पिचिंग दबाने लगा है। नदी की तेज धार से पिचिंग बैग कभी भी ध्वस्त हो सकता है, जिसकी वजह से लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों की रातों की नींदें उड़ गई हैं। रात में गंडक नदी के पानी की आवाज और लगातार गिर रहे बड़े बड़े मिट्टी के टुकड़े से लोग खौफ में हैं। हालांकि जल संसाधन विभाग की ओर से कटाव को रोकने के लिए फ्लड फाइटिंग का काम शुरू किया गया है, लेकिन अभी तक इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। तटबंध पर दबाव के बढ़ने से लोग अब पलायन करने की सोच रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि बारिश से पहले ही फसलें बर्बाद हो गई हैं, पर अब तो गंडक सब कुछ लीलने पर उतारू है, जिससे उनके घर बार सब कुछ खत्म हो जाएंगे। नेपाल में बारिश के कारण अब सिवान के दरौली प्रखंड के बगल से निकली घगरा नदी में दबाव बढ़ गया है। नदी में उफान के कारण जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। डीएम ने नदी में बढ़ रहे दबाव के कारण संबंधित अधिकारी और इंजीनियर को नजर बनाए रखने का आदेश दिया है। वहीं नदी किनारे बैरिकेडिंग कर दी गई है और ग्रामीणों को अंदर जाने से मना कर दिया गया है। दरौली घाट पर ये नदियां उफान पर हैं, तो निचले इलाके नदी में उफान के कारण प्रभावित है। वहीं नदी के किनारे दुकानों में भी पानी घुस गया है और कई लोग तो पलायन का दंश झेलने को मजबूर हैं। घर खेत सब कुछ बाढ़ की भेंट चढ़ गया है, पर फसल बर्बाद होने के कारण किसान परेशान हैं। वहीं प्रशासन से सहायता नहीं मिलने के कारण क्षेत्र के लोगों में नाराजगी है। निचले इलाकों की सड़कों पर घुटने भर पानी बह रहा है। वाहनों का परिचालन भी बंद हो गया है।
है दुकान वहाँ डूब गया है दुकान उखान। ये पानी बहुत पहले मतलब भादो या सावन में 2 महीना पहले पानी आना चाहिए, लेकिन 2 महीने के बाद ये पानी नहीं सोचने के बाद भी ये पानी बिना समय का पानी आ गया। घर में पानी, खेत में पानी, सड़कों पर बह रहा पानी, जिधर देखो पानी ही पानी और मुश्किल में जिंदगानी की ये तस्वीरें सिधवलिया प्रखंड की हैं। जल तांडव का ये नजारा गंडक नदी का बंजरिया सल्लेहपुर तटबंध टूटने के बाद का है, जहां निचले इलाके के 4 गांव में पानी घुस चुका है। सड़कों पर घुटने भर पानी बहने से वाहनों का परिचालन बंद हो चुका है। खेतों में तैयार धान की फसलें डूब चुकी हैं। कुछ ही समय में धान की कटाई शुरू होने वाली थी, लेकिन फसल बाढ़ के पानी में डूबकर पूरी तरह बर्बाद हो गई है। किसान भी खासा परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं गोपालगंज में तटबंध जैसे ही टूटा वैसे ही किसानों के लिए बर्बादी लेकर आ गया। हताश किसान अब प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। तटबंध टूटने के बाद जल संसाधन विभाग ने बांध बनाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। टूटे हुए तटबंध के पास बांध बनाकर गांव में प्रवेश कर रहे पानी को रोकने की कोशिश की जा रही है, पर इसका कोई खास असर नहीं दिख रहा है। गंडक नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि के बाद आई बाढ़ ने किसानों की कमर तोड़ दी है। बगहा में धान की तैयार फसल बाढ़ की वजह से जमीन पर धाराशायी होकर बर्बाद हो गई है। धान का कटोरा कहे जाने वाले इलाके में किसानों को धान के संकट का सामना करना पड़ रहा है। कुछ किसान खेतों में तैयार फसल को जैसे तैसे काटने के लिए मजबूर हैं। किसानों ने फसल बर्बाद होने के बाद सरकार और प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। पहले ही औसत से कम बारिश होने के कारण खेती प्रभावित हुई थी, जिससे काफी किसानों को नुकसान उठाना पड़ा था। वहीं जब किसानों ने किसी तरह खेती की और फसल पकी, तब पड़ोसी देश में हुई बेमौसम बारिश ने कहर मचा दिया। कुछ ही समय में धान की कटाई शुरू होने वाली थी, लेकिन फसल बाढ़ के पानी में डूबकर पूरी तरह बर्बाद हो गई। किसान भी खास परेशान नजर आ रहे हैं। दरअसल नेपाल में हो रही बारिश के कारण गंडक नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। वहीं गोपालगंज में तटबंध जैसे ही टूटा वैसे ही किसानों के लिए बर्बादी लेकर आ गया। हताश किसान अब प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। हजारीबाग के केरेडारी प्रखंड में हाथियों का कोहराम जारी है। यहाँ 23 हाथियों का झुंड फिर से बुंडू पाताल के मंझला बोन के जंगलों में वापस आ गया है। ग्रामीणों ने बताया कि रात में झुंड दामोदर नदी पार कर पडरिया चला गया था, जिसके बाद सुबह 5 बजे हाथियों का झुंड वापस पाताल बुंडू के मंझला बोन के जंगल में आ धमका है। देख सकते हैं कि कैसे हाथियों का झुंड कभी रात के अंधेरे में रिहायशी इलाकों में आ धमकता है, तो कभी नदी के पानी में झुंड अटखेलियां कर रहा है। हाथियों के आने से इलाके में दहशत का माहौल है। जंगल में हाथियों के डटे रहने से ग्रामीण भयभीत हैं। रात में लोगों ने हाथियों को भगाने की कोशिश भी की थी। आपको बता दें कि पिछले 5 दिनों से हाथियों का झुंड पाताल और बुंडू पंचायत क्षेत्र के गांव में घरों को क्षतिग्रस्त करते हुए फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। इससे लोग भयभीत हैं और जान बचाने के लिए रतजग्गा करने को मजबूर हैं। वहीं हाथियों के उत्पात के आगे वन विभाग कार्रवाई की जगह प्लानिंग में ही जुटा है। वहीं लोग हाथियों को भगाने के लिए वन विभाग की ओर से सहायता नहीं मिलने का भी आरोप लगा रहे हैं। रांची में सरकार की ओर से आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के दावों की पोल खुलती दिख रही है। रांची में 354 करोड़ की लागत से बना सदर अस्पताल का भवन बेकार पड़ा हुआ है। इस भवन का निर्माण चेन्नई के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तर्ज पर किया गया था, लेकिन इसकी शुरुआत नहीं हो पाई, जिसकी वजह से मरीजों को भटकना पड़ता है। कई मरीज तो निजी अस्पतालों में इलाज के लिए पहुंचते हैं, पर गरीब वर्ग के लोग अभी भी इस अस्पताल के खुलने की राह देख रहे हैं। इस अस्पताल में इलाज के लिए एडवांस्ड मशीनें लगाई गई हैं, लेकिन इन्हें चलाने के लिए स्किल्ड मैन पावर और तकनीकी सपोर्ट का अभाव है। यही वजह है कि अब तक बिल्डिंग का हैंडओवर नहीं लिया जा सका है। 8 मंजिला इस बिल्डिंग का निर्माण 2007 में शुरू हुआ था और 2014 में मुख्य भवन बनकर तैयार भी हो गया। इसके बाद से लगातार इसे चालू करने की कोशिश की गई, लेकिन हैंडओवर नहीं हो पाया। इधर इस मामले में कोर्ट में अवमानना का भी मामला चल रहा है। इसके बावजूद तारीख पर तारीख दी जा रही है। स्वास्थ्य और सड़क सुविधा में बेहतरी के दावे मंत्री और विभाग की ओर से लगातार किए जाते हैं, लेकिन रांची के लापुंग से जो तस्वीरें सामने आई वो इन तमाम दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। रांची के बेड़ो में हॉकी खिलाड़ी मनोज मुंडा की तबीयत बिगड़ गई थी। मनोज मुंडा को बांस की चचरी पर लादकर इलाज के लिए ले जाया गया। दरअसल गाँव में ना तो पुलिया है और ना ही कच्ची सड़क को पक्की सड़क में बदला ही गया। ऐसे में गाँव तक किसी भी आपात स्थिति में एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाता। थोड़ी सी भी बारिश होती है तो पूरा गांव टापू में तब्दील हो जाता है।
ऐसे में बीमार होने पर इलाज के लिए लोग मरीज को कंधे पर लाद कर गाँव से बाहर तक पहुँचते हैं, जिसके बाद उसे इलाज की सुविधा मिल पाती है। ग्रामीणों ने बताया कि सबसे ज्यादा परेशानी होती है उन्हें तेज बहाव में, तो कभी बारिश में भीगते हुए मरीजों को कंधे पर बैठाकर ले जाना पड़ता है। कभी कभी तो देरी की वजह से मरीजों की जान भी चली जाती है। उन्होंने बताया कि कई बार प्रशासन से सड़क और पुलिया बनाने की मांग की गई, पर आज तक किसी ने इसकी सुध नहीं ली। शेखपुरा में 32 छोटे छोटे क्रेशर बंदी के कगार पर हैं। इन क्रेशर को पत्थर नहीं मिल पा रहा है। बड़े लीज धारक मनमानी कीमत पर पत्थर बेच रहे हैं, जिससे छोटे क्रेशर संचालक परेशान हैं। सही कीमत पर पत्थर नहीं मिलने की वजह से लगभग सभी छोटे क्रेशर बंद पड़े हैं और अब इस जिले के अंदर क्रेशर में लगे सभी मजदूर बाहर पलायन करने को मजबूर हैं, जिससे छोटे क्रेशर मालिक और मजदूरों के सामने रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। पहाड़ के लीज धारकों के द्वारा मनमाने रेट पर पत्थर दिया जाता है, जिसके चलते छोटे क्रेशर के लीजधारी अब क्रशर चलाने में असमर्थ साबित हो रहे हैं। छोटे छोटे क्रशर उद्योग से जुड़े लगभग 5000 परिवार के सामने भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आपको बता दें कि शेखपुरा जिले में 7 पहाड़ के भूखंड में लीज चल रहा है। बड़े लीज धारक ज्यादा कीमत में दूसरे जिले में पत्थर की बिक्री कर रहे हैं और स्थानीय क्रशर संचालक को पत्थर नहीं दे रहे हैं। पत्थर नहीं मिलने से क्रशर से जुड़े लोगों के सामने काफी परेशानियां उत्पन्न हो गई हैं। रामगढ़ में पतरातू रांची मेन रोड पर पतरातू के पास रेलवे फाटक हजारों लोगों के लिए परेशानी की सबब बना हुआ है। यहाँ रेलगाड़ियों के आने जाने को लेकर फाटक घंटों बंद रहता है, जिससे गंभीर अवस्था में इलाज के लिए रांची ले जाने वाले मरीजों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। कई बार फाटक बंद रहने से उनकी मौत भी हो जाती है। इसी रास्ते से होकर रामगढ़ जिले के कोयलांचल पतरातू प्रखंड समेत हजारीबाग जिले के बड़का गांव के रेडारी समेत कई प्रखंडों के लोग रांची आना जाना करते हैं। कई बार आंदोलन के बाद भी यहां पर ओवरब्रिज या अंडरपास नहीं बन पा रहा है। क्षेत्र के लोग यहां पर जल्द से जल्द अंडरपास या ओवरब्रिज बनाने की मांग कर रहे हैं और लोगों ने जल्द से जल्द इस समस्या से मुक्ति दिलाने की अपील की है। वहीं बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद ने जल्द ही रेलवे ओवरब्रिज बनाने का भरोसा दिलाया है और कहा है कि यहां पर हमारी सरकार जल्द ही ओवरब्रिज का निर्माण करवाएगी, जिससे लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। भागलपुर नौगछिया के तिनटंगा दियारा में गंगा ने विकराल रूप धारण कर लिया है। गंगा की तेज धार के कारण ज्ञानीदास टोला के अब तक तकरीबन 200 घर कटाव की भेंट चढ़ चुके हैं, जिसमें महादलित टोला पूरी तरह से गंगा में समा चुका है। ज्ञानीदास टोला में महादलितों का 30 घर था, जिसमें से 20 से ज्यादा घर गंगा में समा चुके हैं। महादलित समाज के लोग कई दिनों से सड़क पर जिंदगी गुजार रहे हैं। वहीं कटाव के डर से बाकी लोग अपना घर खाली कर पास के पंचायत भवन में रह रहे हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे घर मिनटों में धाराशायी हो गए और घर के ईंट पत्थर की तिनके की तरह बाढ़ में बह रहे हैं। आशियाना उजड़ जाने से लोगों के सामने 2 वक्त की रोटी पर भी आफत आ गई है। पीड़ित परिवार का कहना है कि आशियाना उजड़ने के बाद उन्हें कोई मदद नहीं मिली। वहीं सरकारी और प्रशासनिक स्तर पर भी अब तक कोई मदद नहीं मिली है। घर गंगा में समा जाने के बाद रोजगार बंद हो गया है। अब उनके आगे रोजगार का भी संकट आ गया है। आसमान से बरसी आफत अब जमीन पर तबाही मचा रही है और लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। बाढ़ के आगे बेबस लोगों ने अपने घुटने टेक दिए हैं और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। दरअसल वैशाली के लालगंज में वाल्मीकि नगर गंडक बराज से छोड़े गए 4.5 लाख क्यूसेक पानी का असर दिखने लगा है। आलम यह है कि गंडक नदी के निचले इलाके के कई गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। खासकर गंडक नदी के किनारे बसे गांवों में बाढ़ का पानी घुसने से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बाढ़ का पानी दर्जनों घरों में घुस चुका है, जिससे लोगों को बेहद कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कई 100 एकड़ जमीन की फसल बर्बाद हो गई है। गांव का निचला हिस्सा काफी हद तक जलमग्न हो चुका है। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार ने अगर पहले से ही अलर्ट जारी किया हुआ है और सरकार को पता था कि गंडक नदी का पानी बढ़ने से ग्रामीणों को परेशानी हो सकती है, तो इस परेशानी का स्थायी निदान क्यों नहीं निकाला जा रहा है। स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, लेकिन यदि शिक्षक ही नशे की हालत में पढ़ाने आए तो फिर वहाँ पढ़ाई की स्थिति क्या हो सकती है, इसकी महज कल्पना ही की जा सकती है। ऐसा ही मामला सामने आया है गढ़वा जिले से, जहाँ एक स्कूल में नशेबाज शिक्षक से छात्र छात्राएं परेशान हैं।
सुखबना उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय के छात्रों की शिकायत है कि स्कूल के शिक्षक शंकर राम गुटखा खाकर पढ़ाने आते हैं, कभी नशे की हालत में भी स्कूल पहुंच जाते हैं और छात्रों से गुटखा के साथ ही शराब तक लाने को कहा जाता है। यही नहीं, स्कूल के प्राचार्य पर भी आरोप है कि छात्रों के लिए सरकारी फंड से आए क्षतिपूर्ति की 60,000 की राशि का अवैध तरीके से निकासी करते हुए उसे नशे में खर्च कर दिया गया। बच्चों की शिकायत पर जब न्यूज 18 ने जिला शिक्षा अधीक्षक से जानकारी मांगी तो उन्होंने आरोपी शिक्षक सह प्राचार्य के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। गया के पंडित दीनदयाल रेलखंड के गुरारू स्टेशन पर महाबोधि एक्सप्रेस रुकते ही असामाजिक तत्वों ने आग की अफवाह फैला दी, जिसके कारण यात्रियों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस अफवाह के बीच गुरारू स्टेशन पर ट्रेन से लोग आनन फानन में उतरने लगे, जिसमें कई लोगों को मामूली चोटें भी आई। हालांकि ट्रेन अपनी सीमित समय के बाद खुल गई, जिसकी वजह से कई लोगों को ट्रेन छूट गई। वहीं यात्रियों ने बताया कि ट्रेन में ही कुछ यात्री आग लगने की बात कहने लगे, जिससे लोग डर गए और आग से बचने के लिए लोग जल्दबाजी में ट्रेन से उतरने लगे, जिससे कई लोग जख्मी हो गए। वहीं दर्जनों यात्रियों की ट्रेन छूट गई। हालांकि अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि आग की अफवाह किसने फैलाई। रेलवे प्रशासन इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहा है। वहीं ट्रेन छूटने के बाद रेलवे प्रशासन ने ट्रेन से सभी लोगों को भेजा। बहरहाल यह अफवाह एक बड़े हादसे का सबब बन सकती थी। बेगूसराय में जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसमें एक नाबालिग लड़की, महिला सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। मामला सिंघौल थाना क्षेत्र की डुमरी गांव का है। दरअसल पीड़ित सुरेश शाह ने अपनी पड़ोसी अमरजीत शाह और शत्रुघ्न शाह पर आरोप लगाते हुए कहा कि विवादित जमीन पर इन लोगों ने मकान बना रखा था, जबकि इस जमीन के मामले में अभी कोर्ट का फैसला आना बाकी है और कोर्ट में केस चल रहा है। जब सुरेश शाह इन लोगों को रोकने के लिए गए तो सभी लोग जमा हो गए और सुरेश शाह और उनके परिजनों के साथ मारपीट करने लगे। साथ ही साथ सुरेश शाह के बहू के गले से सोने की चेन और अन्य जेवरात छीन लिए। पीड़ित पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है और पुलिस से न्याय की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मारपीट किया है, यहाँ देखिए, यहाँ फिर मारा है। कौन किया है मारपीट आपके साथ? स्वगारत शाह और उसके लड़का अमरजीत शाह है, अजीत शाह है, इस सब मिलकर हमको मारा है। लहलहाती हरी साग और गोल मटोल लजीज बैगन की फसल देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये किसी किसान का खेत है, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दृश्य शेखपुरा जिले के मिडिल स्कूल का है, जहां पोषण वाटिका विकसित करने का एक कॉन्सेप्ट इजाद किया गया है, जिसमें हरी भरी सब्जियां उगाई जाती है, जिससे बच्चों को एक तरफा जहां पौष्टिक सब्जी मिड डे मील में खाने को मिल जाती है, वहीं दूसरी तरफ कृषि के क्षेत्रों में छात्रों का नॉलेज और इंटरेस्ट भी बढ़ता जा रहा है। शेखपुरा का अभ्यास मिडिल स्कूल, जहाँ पोषण वाटिका में सब्जी और फूल लगाए गए हैं, सब्जी का उपयोग मिड डे मील में किया जा रहा है। विद्यालय परिसर में खाली पड़े जमीन में आसानी से पोषण वाटिका विकसित किया जा रहा है। बच्चे भी स्कूल के बाद अपनी मर्जी से इस वाटिका में काम करते हैं और पौधों की देखरेख करते हैं। वहीं स्कूल के पदाधिकारी का कहना है कि बच्चे इस एक्टिविटी में काफी क्रिएटिव हो रहे हैं, पर ऑर्गेनिक हरी सब्जियों में उनकी सेहत भी अच्छी बनी रहती है, साथ ही मिड डे मील में काफी टेस्ट बढ़ जाता है। पटना एम्स में ECMO मशीन लगाई गई है। इसका लोकार्पण पटना एम्स के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर गोपाल कृष्ण पाल ने किया। ये राज्य के किसी सरकारी अस्पताल में लगने वाली पहली मशीन है। ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम से हार्ट और लंग्स को सपोर्ट करने के लिए अत्यंत गंभीर मरीजों के लिए उपयोग में लाया जाता है। कोविड काल में ये मशीन कई लोगों की जान बचाने में सक्षम हुई है। इसी को देखते हुए बिहार में पहली मशीन पटना एम्स में स्थापित की गई। इसके अंतर्गत वैसे मरीज जो हार्ट फेलियर में चले जाते हैं और उनका हार्ट और लंग्स ठीक से काम नहीं करता है, तो हार्ट और लंग को विश्राम देने के लिए काम किया जाता है। मरीज के खून और नस में कृत्रिम नली स्थापित कर उनके रक्त को मशीन में डाइवर्ट किया जाता है, जिसमें मेम्ब्रेन ऑक्सीजनटोर द्वारा खून को साफ कर उसे ऑक्सीजन में समृद्ध कर फिर से मरीज के रक्त संचरण में डाल दिया जाता है। इस तरह उसके हार्ट एवं लंग्स का काम मशीन करती है और हार्ट को बीमारी से उबरने का समय मिल जाता है।
इन पहलवानों को देखिए जो अखाड़ों में अपना दम दिखा रहे हैं, एक दूसरे को पछाड़ने की होड़ लगा रहे हैं। कभी कोई किसी पर भारी पड़ता है तो कोई कमजोर। दोनों पहलवान अपने विरोधी को पटकने में लगे हैं और इस दंगल को देखने हजारों की भीड़ भी जुटी है। लोग पहलवानों को चीयर कर रहे हैं। ये दृश्य है गिरिडीह का। दरअसल जिले में भी कुश्ती के प्रति युवाओं में क्रेज बढ़ता जा रहा है। युवा इस खेल को काफी पसंद कर रहे हैं और बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। युवाओं के इस उत्साह को देखते हुए जिला कुश्ती संघ ने एक प्रतियोगिता का आयोजन करवाया ताकि यहाँ टैलेंट को पहचाना जा सके और जीतने वाले युवाओं को सम्मान के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा सके। आपको बता दें कि गोड्डा में होने वाली 23वीं सीनियर राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में गिरिडीह के युवा भी अपने जिले का प्रतिनिधित्व करते नजर आएंगे। श्रवण कुमार के बारे में सबने सुना है। इस कलयुग में भी श्रवण कुमार जैसे माता पिता के भक्त आज भी मौजूद हैं, जिसने अपने वृद्ध माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए कंधे पर बिठाकर बाबा धाम, देवघर और बासुकीनाथ धाम का दर्शन कराया। कलयुग में भी त्रेता युग के श्रवण कुमार की कहानी दोहराई जा रही है। आधुनिक युग के श्रवण कुमार बिहार के भागलपुर के शिवनंदनपुर निवासी कांतिलाल यादव और मंत्रीलाल यादव हैं, जिन्होंने अपने बुजुर्ग और निःशक्त माता पिता को बांस की डलिया में बिठाकर बहंगी के सहारे तीर्थ यात्रा कराई। सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर वे देवघर और वासुकीनाथ धाम पहुंचे और अपना पुत्र धर्म निभाया। दरअसल शिवनंदनपुर निवासी 28 वर्षीय सुमित यादव और उनकी पत्नी 80 वर्षीय सुमित्रा देवी ने अपने पुत्रों के समक्ष वैजनाथ धाम और वासुकीनाथ धाम में जल अर्पण करने की इच्छा जाहिर की। पुत्रों ने अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए दोनों को कांवर पर बैठाकर 40 दिनों की तीर्थ यात्रा सकुशल पूरी की। मंच पर हनुमान बना कलाकार पूंछ में आग लगाकर लोगों को मनोरंजन कर रहा है। लोग उसे देखकर उत्साहित हो रहे हैं। कलाकार भी पूरे जोश में उछल कूद कर रहा है, लेकिन इसी बीच कलाकार जमीन पर गिर जाता है और उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। पर इतने लोगों के बीच में कोई इस घटना को समझ नहीं पाता है। लोग तो कलाकार की तारीफों के पुल बांधने लगते हैं और तालियां बजाते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में भी मैनपुरी जैसी घटना सामने आई है, जहां दुर्गा पूजा पंडाल में मंच पर हनुमान बनकर कलाकार पूंछ में आग लगाकर आने के बाद अपनी लीला से दर्शकों का मनोरंजन करता रहा और अचानक मंच पर गिरने के बाद उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि सलेमपुर गांव में दुर्गा पूजा पंडाल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था। इसमें बजरंग बली के रूप में कलाकार राम स्वरूप अपनी पूंछ में आग लगाकर आए और लीला से दर्शकों का मनोरंजन शुरू किया। मंच पर उछल कूद कर रहा कलाकार अचानक गश खाकर नीचे गिर गए, लेकिन दर्शक लीला का हिस्सा मानकर तालियां बजाते रहे।